8वां आत्मकथांश, यानी इस पाठ्यक्रम का आखिरी आत्मकथांश संतप्त। संतप्त दलित पीड़ा का दंश। हिंदी के प्रसिद्ध दलित लेखक सूरजपाल चौहान का यह उत्कृष्ट आत्मकथांश है। संतप्त दलित पीड़ा का दंश हिंदी के प्रसिद्ध दलित लेखक सूरजपाल चौहान का एक उत्कृष्ट आत्मकथांश है। इस आत्मकथांश में लेखक सूरजपाल चौहान ने समाज की संकीर्ण मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया है। समाज की संकीर्ण मानसिकता, ये संकीर्ण मानसिकता क्या होती है बच्चों? समाज की संकुचित मानसिकता, शॉर्ट माइंडेड समाज, यानी इस आत्मकथांश में लेखक सूरजपाल चौहान ने समाज की संकीर्ण यानी संकुचित मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया है, सत्य सत्य चित्रण किया है। लेखक ने अपने वैयक्तिक जीवन के साथ साथ तमाम दलित समाज का जीवन भी चित्रित किया है। बच्चों, दलित होने की पीड़ा, पीड़ा यानी वेदना, यानी दलित पीड़ा यानी वेदना के दंश को वही जान सकता है जिन्होंने दलित जाति में जन्म लिया, जिसने इसे भोगा है, जिसने सहन कर लिया है, वही जान सकता है कि दलित पीड़ा क्या होती है, दलित होने की वेदना क्या होती है। बच्चों, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेखक सूरजपाल चौहान ने भी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की। भ्रम हो सकता है, परंतु भ्रम न होने दे। जो वास्तव है, जो सत्य बात है, उस सत्य बात को लेखक सूरजपाल चौहान ने अपनी आत्मकथा में, अपने आत्मकथा अंश में चित्रित किया है। बच्चों, हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो, कौन सा भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हिंदुओं की संकुचित मानसिकता प्रकट होती है। वो कौन सा भी क्षेत्र नहीं, वो शिक्षण क्षेत्र हो, राजकारण यानी राजनीति का क्षेत्र हो, किसी ऑफिस, किसी काम में, समाज में, हर कहीं देखा जाए, या धंधा व्यवसाय हो, हर एक क्षेत्र में हिंदुओं की संकुचित मानसिकता प्रकट होती है। ऑफिस में काम करते हुए आज भी
दलित समाज के लोगों को दलित पीड़ा के कितने दंश झेलने पड़ते हैं, लेखक ने अपने सारे अनुभवों को इस आत्मकथा में व्यक्त किया है। बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि आज का युग आधुनिक युग है। 1000 साल पहले का जो समाज था वह समाज आज नहीं है, ये बात सत्य है। कंप्यूटर का युग, आधुनिक युग, वैश्वीकरण का युग, ग्लोबलाइजेशन का युग, ये सारी बातें कहने के लिए है, परंतु हमारी जो समाज व्यवस्था है ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था है। 4 वर्गों में समाज का विभाजन हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैंने भी कई बार आपको बताया होगा। श्रेष्ठ, कनिष्ठ, ऊंची जाति के, निम्न जाति के, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये मुस्लिम, ये मराठा, ये आदिवासी, ये ठाकर, ये कोली, ये माली, ये जमार, ये मांग, ये महार। मुझे एक बात का पता नहीं चला बच्चों आज तक कि मनुष्य में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ब्राह्मण में और दलित में मनुष्य के रूप में देखा जाए तो क्या फर्क है? कोई उनके खून के रंग में फर्क है, हाथ पैरों में फर्क है, कोई बुद्धि में फर्क है। फिर ये समाज ने, ये जो 4 वर्गों में समाज को बांटा है कुछ लोगों ने, ये क्यों? अरे कई साल पहले जो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता था उसका अंश अभी भी है। गांव में, शहर में उसका अनुभव लोग करते हैं आज भी। इसी से हमें बाहर निकलना होगा, शरीर से नहीं मन से निकालना होगा उसी को। लेखक सूरजपाल चौहान को अपने जीवन में जो अनुभव आए, उन्हें जो अपमानित होना पड़ा, तिरस्कृत होना पड़ा, जो उन्होंने भोगा है, उस भोगे हुए सत्य को उन्होंने इस आत्मकथाओं में चित्रित किया है। बच्चों, लेखक ने अपने जीवन की एक पहली घटना बता दी। वह घटना है सन 1981 की घटना, 1981 की घटना है। लेखक सूरजपाल चौहान टेलीफोन विभाग में नौकरी करते थे, काम करते थे, और उनके विभाग में यानी टेलीफोन विभाग के उप प्रबंधक, उप मैनेजर यानी उनके बॉस के.सी. मल्होत्रा थे। लेखक सूरजपाल चौहान टेलीफोन विभाग में काम करते थे, नौकरी करते थे, और उनके बॉस उनकी उप प्रबंधक यानी उप मैनेजर के.सी. मल्होत्रा थे। महीने 2 महीने बाद ही के.सी. मल्होत्रा को पता चल गया कि लेखक एससी कोटे से है। एससी कोटा यानी आरक्षण, एससी यानी मागास वर्गीय आरक्षण से उन्हें नौकरी मिली है। इस बात का पता के.सी. मल्होत्रा को चल गया। बस के.सी. मल्होत्रा का जो व्यवहार था लेखक के प्रति, वह एकदम बदल गया। वह लेखक को ऑफिस में परेशान करने लगा। सभी स्टाफ के सामने, उस ऑफिस का जो सारा स्टाफ था, बाकी लोग थे,
उनके सामने अरे कारे इस तरह बोलने लगा। कुछ दिनों तक लेखक सूरजपाल चौहान ने अपने बॉस केसी मल्होत्रा की बातें सहन कर ली, सुन ली, और एक दिन विनती के स्वर में सूरजपाल चौहान ने अपने बॉस केसी मल्होत्रा से कहा, अत्यंत नम्रता से कहा कि सर मैं आपका सब ऑर्डिनेटर हूं, आपका सहयोगी हूं। ये दूसरे साथियों के सामने आप मुझे जो अरे कारे बोलते हैं ना, वह मत कहो सर। अत्यंत नम्रता से कहा। केसी मल्होत्रा ने क्या किया? केसी मल्होत्रा ने आंखें दिखाते हुए लेखक से कहा, क्या कर लेगा? तू औकात में रहा कर, तुझे पता नहीं मैं पाकिस्तानी हूं, बड़ों बड़ों को मैंने ठीक किया है। केसी मल्होत्रा ने सभी स्टाफ के सामने लेखक का अपमान किया। वो समय तो लेखक वहां से चला आया और अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, परंतु सभी के सामने लेखक का अपमान जो बॉस ने किया वह केवल लेखक दलित होने के कारण, मागास वर्गीय होने के कारण किया। केसी मल्होत्रा के साथ पहले से काम करते आ रहे ईश्वरी दत्त गर्ग से लेखक ने इस बात को लेकर चर्चा की कि ये केसी मल्होत्रा पाकिस्तानी कैसा है। तब लेखक को इस बात का पता चला कि केसी मल्होत्रा पाकिस्तान से भारत में आया हुआ एक शरणार्थी है। जिस समय भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय वह पाकिस्तान से भारत में आया हुआ एक निर्वासित है। ईश्वरी दत्त गर्ग से बात करने के बाद लेखक अपने ऑफिस के काम में लग गया। केसी मल्होत्रा ने देखा कि सूरजपाल ईश्वरी दत्त गर्ग से कुछ बात कर रहा है, तो केसी मल्होत्रा ने अपने केबिन से बाहर निकलकर लेखक को आवाज लगाई। लेखक से क्या कहा केसी मल्होत्रा ने? आवाज लगाई, अबे ओए जरा सुन। लेखक उसकी ओर क्षण भर अपनी गर्दन उठाकर देखा और फिर से अपने काम में लग गया। फिर केसी मल्होत्रा ने तेज स्वर में बोला, अबे मैं तुझी से बोल रहा हूं, सुनाई नहीं पड़ता क्या? लेखक ने उनसे कहा, अत्यंत नम्रता से कहा कि सर मेरा नाम अबे नहीं, ओए नहीं, सूरजपाल है। उस समय ऑफिस में सारा स्टाफ बैठा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे। बीएस राजन बैठा हुआ था, ओपी निगम, ये के बहल, फकीर चंद, बीसी उप्रेती, पीएस भटनागर, मोहनलाल, शशि, दर्शनलाल, ईश्वरी दत्त गर्ग के साथ ऑफिस के चपरासी भी मौजूद थे। सभी स्टाफ बैठा हुआ था, सारा स्टाफ बैठा हुआ था। सारा स्टाफ देख रहा था, सुन रहा था, परंतु एक दुख की बात थी कि सभी कर्मचारी उस प्रबंधक के आगे, केसी मल्होत्रा के आगे पानी भरते थे। कोई भी उसके मुंह न लगता था, कोई भी उससे मुंह नहीं लगता था। यह बड़ी दुख की बात है। इतने पर बात रुकी नहीं। केसी मल्होत्रा चीखते हुए, चिल्लाते हुए सभी के सामने बोला,
इस भारत सरकार का बेड़ा पार हो। पता नहीं कहां कहां से ऑफिस में चूहड़े चमार भर लिए हैं, चूहड़े चमार भर लिए हैं। केसी मल्होत्रा ने मागास वर्गीय लोगों पर जो एक प्रकार का अत्याचार, एक प्रकार का अन्याय, किसी मल्होत्रा सभी स्टाफ के सामने लेखक से बोला, देख तूने जो सरकार से गिधड़ प्रमाण पत्र ले रखा है ना, उससे मैं डरने वाला नहीं। ये गिधड़ प्रमाण पत्र एससी होने का, मागास वर्गीय होने का प्रमाण पत्र। वह कहता है मैं उससे डरने वाला नहीं। अरे जिस समय किसी मल्होत्रा ये बातें कह रहा था, उसकी इस बात को सुनकर सारा स्टाफ हंस रहा था। मल्होत्रा की बातें सुनकर लेखक के तन और बदन में आग लग गई थी। बच्चों, लेखक के शरीर में आग लग गई थी केसी मल्होत्रा की बातें सुनकर, परंतु बाकी सारा स्टाफ है ना, वह हंस रहा था। बच्चों, एक इंसान होने के नाते हमें विचार करना है। मागास वर्गीय छोड़ दो या अन्य जाति के बारे में छोड़ दो, एक इंसान होने के नाते कि संपूर्ण अपने साथियों के समक्ष केसी मल्होत्रा अपना बॉस इस तरह से एक दलित होने के कारण उस इंसान का अपमान करता होगा, उसके मन को कैसा लगा, उसका मन क्या करता होगा? ये इतना बड़ा अपमान। बच्चों, आखिर लेखक दलित है लेकिन इंसान है। अरे दलित को भी मान होता है, सम्मान होता है, वो कोई जानवर तो नहीं, उसे भी मन है। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? हिंदुओं के वैशाख नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। लेखक ने अपने साथी, अपने मित्र ईश्वरी दत्त गर्ग से कहा कि आज मैं प्रबंधक केसी मल्होत्रा की आरती उतारूंगा। लेखक ने मन ही मन निर्णय कर लिया था, कर चुका था लेखक, चाहे नौकरी भले ही चले जाए, पूरे स्टाफ के सामने जो अपमान किया है, मैं मल्होत्रा को छोड़ूंगा नहीं। दोपहर का समय हुआ, लंच का टाइम हुआ था, भोजन का टाइम हुआ था। सभी स्टाफ, सारा स्टाफ, सभी साथी अपनी अपनी कुर्सी से उठकर कैंटीन में भोजन करने के लिए चले गए। ऑफिस में केवल केसी मल्होत्रा अपनी कैबिन में अकेला बैठा हुआ था। लेखक सूरजपाल चौहान अपनी कुर्सी से उठा और केसी मल्होत्रा की कैबिन के पास चला गया और सूरजपाल ने अपनी पैरों की ठोकर से केसी मल्होत्रा की कैबिन का दरवाजा खोला और दरवाजा पैरों से खुलते ही लेखक ने सूरजपाल चौहान से कहा, ओए तू पाकिस्तानी है तो मैं आरक्षण वाला भारतवासी हूं, अब बोल तेरे साथ क्या किया जाए। केसी मल्होत्रा को इस बात का पता नहीं था या उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आकर, स्टाफ का कोई आदमी आकर उसके सामने निडर होकर साहस करके इस प्रकार की बातें करेगा या उसे ललकारेगा, यह उसे अंदाजा नहीं था। लेखक ने यानी सूरजपाल चौहान ने देखते ही देखते 3-4 झापड़ उसके मुंह पर ऐसे फटाफट मारे, वह उठकर, कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। लेखक ने तुरंत उसे उछलकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके कमर पर अपने घुटनों से उसके कमर पर प्रहार किए।
केसी मल्होत्रा टेबल के नीचे जाकर छिप गया। लेखक ने उसके दोनों हाथों पर लातों का वार करते हुए कहा, आगे से किसी शेड्यूल कास्ट वाले की जाति को लेकर उल्टा सीधा कहा तो घर तक नहीं छोड़ूंगा। यानी केसी मल्होत्रा को सूरजपाल चौहान ने उस समय बहुत मारा। उसकी हालत खराब थी, डर के मारे वो थर-थर कांप रहा था। लेखक अब भी अच्छी तरह से उसकी आरती उतारकर केबिन से बाहर निकल आया। इस घटना का साक्षीदार कोई नहीं था, गवाह कोई नहीं था, इसीलिए केसी मल्होत्रा लेखक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। परंतु एक बात हुई, आधे घंटे के बाद ही केसी मल्होत्रा ने लेखक की बदली टेलीफोन ऑफिस से डाक विभाग में, पोस्ट विभाग में करवा दी। ये लेखक के जीवन की पहली घटना। लेखक के जीवन की दूसरी एक घटना है, सन 1987-88 की घटना है। दिल्ली में लेखक सूरजपाल चौहान रबर विभाग में सहायक के पद पर काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। और रबर विभाग के इंचार्ज उस समय मार्केटिंग मैनेजर डी धवल साहब थे। और मार्केटिंग मैनेजर डी धवल साहब की पीए श्रीमती रमा शर्मा थी। ये रमा शर्मा बहुत ही सुशील, बहुत ही सौम्य, 2 बच्चों की मां थी वह, परंतु शरीर और कद उसका ऐसा था कि उसकी उम्र 32-35 की थी, परंतु उस समय वह 20-22 की लगती थी। उसके चेहरे पर हर समय देखा जाए मुस्कान बिखरी रहती थी। और जब भी वह किसी से बात करती तो ऐसा लगता कि उसके मुंह से फूल झरते थे। और उसके विभाग में लेखक काम करते थे, इसलिए लेखक का उसका संबंध आता था और लेखक को भी उसके साथ बातें करने के लिए अच्छा लगता था। रमा शर्मा एकदम सहज स्वभाव की औरत थी। अरे वह स्वयं में इतनी सुंदर ही थी कि बाकी महिलाओं की तरह, बाकी स्त्रियों की तरह उसे मेकअप करने की आवश्यकता नहीं थी, सज धज करने की आवश्यकता नहीं थी, फैशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे जब कभी देखा जाए हर समय वह नहाई धोई सी ताजा तरोना लगती थी। गुस्सा तो उसके चेहरे से कोसों दूर था। वह बहुत सहयोगी नेचर की औरत थी। जब भी कोई काम होता और उसे बता देता कोई भी, वह झट से वह काम कर देती थी। परंतु रमा शर्मा के साथ लेखक को काम करते हुए अभी 2-2.5 महीना ही हुआ होगा। तो एक दिन की बात है कि एक दिन बातों बातों में रमा शर्मा को लेखक यशस्वी होने का पता चला। एक दिन क्या हुआ, रमा शर्मा को इस बात का पता चला कि लेखक यशस्वी कोटे से है, लेखक दलित समाज से आया है। क्या हुआ होगा बच्चों? जो आज तक रमा शर्मा लेखक के साथ इतनी प्यार से बातें करती थी, प्यार का व्यवहार था, उसका व्यवहार लेखक के प्रति एकदम बदल गया। और लेखक यह सोचकर हैरान था कि आखिर बात क्या है, क्या गलती हो गई मुझसे। और एक दिन लेखक ने रमा शर्मा से पूछा कि मैम क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हो गई? रमा शर्मा ने लेखक से कहा, सूरज तुमने मुझे अपने भंगी होने की बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं भंगी चमारों से बातें नहीं करती, ये सभी गंदे होते हैं। लेखक के मुंह से उस समय उतना ही निकला कि मैं अभी कुछ दिनों पहले तक तो मैं
दूसरे साथियों की तरह आपको अच्छा लगता था, और अब यह जानकर कि मैं एससी हूं तो गंदा लगने लगा। बच्चों, एक औरत ऑफिस में, लेखक भंगी समाज से आए हैं, दलित समाज से आए हैं, इसलिए उसके साथ बात करना भी नहीं जानती, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि भंगी समाज एक गंदा समाज होता है, उससे बात करना अच्छा नहीं है। यानी जब तक रमा शर्मा को इस बात का पता नहीं था कि लेखक भंगी समाज से है, तब तक वो अच्छा था, उसके साथ अच्छी तरह से बातें करती थी वो। एकदम क्या हुआ, और एकदम क्या हुआ कि लेखक एससी कोटे से है, लेखक दलित है, लेखक भंगी समाज से आए हैं, इसलिए रमा शर्मा का उनके प्रति जो व्यवहार था, उनके साथ जो व्यवहार था, वह एकदम बदल गया। और रमा शर्मा दलितों से नफरत करती थी, चमारों से नफरत करती थी, भंगियों से नफरत करती थी। लेखक के मन को एक औरत के ये जो शब्द है, वह कांटे की तरह उसके कलेजों को छेद करने वाले ये शब्द थे। लेखक का कितना अपमान लेखक ने इस ऑफिस में सहन किया होगा, यह जाना जा सकता है। रबर विभाग के मार्केटिंग मैनेजर, रबर विभाग के मार्केटिंग मैनेजर डी धवल साहब लेखक सूरजपाल चौहान के काम से बहुत खुश रहते थे, और वे लेखक की जाति से भी परिचित थे कि लेखक कौन से जाति के हैं। रमा शर्मा की और लेखक की जो बात थी, वह बात उड़ते उड़ते धवल साहब के पास पहुंची। तो धवल साहब ने लेखक को, सूरजपाल चौहान को अपने कैबिन में बुलाया और उनसे कहा कि सूरज, मैंने सुना है कि रमा शर्मा तेरी जाति को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। यह शर्मा की बच्ची, अरे 4 बार रिटर्न टेस्ट में फेल हो गई थी, 2 बार टाइप टेस्ट में फेल हो गई थी। इसकी जो नौकरी है, वह नौकरी ब्रांच मैनेजर चंडोक की दया दृष्टि पर चल रही है। परंतु सूरज, कोई बात नहीं, मैं तुझे खुद तेरी आंखों से दिखा दूंगा एक दिन कि ये रमा शर्मा की असलियत क्या है, तू चिंता मत कर। यानी डी धवन साहब सूरजपाल चौहान से उन्होंने रमा शर्मा के बारे में कहा कि ये रमा शर्मा की असलियत क्या है। धवन साहब ने सूरज से कहा कि एक दिन मैं तुझे ये रमा शर्मा की असली बात क्या है, उसकी असलियत क्या है, मैं तुझे बता दूंगा। यानी इस ऑफिस में काम करने वाली डी धवन साहब की पीए रमा शर्मा ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है, सौम्य है, सामाजिक है, सहयोगी नेचर की है, परंतु उसका दिमाग जो है, उस दिमाग में जो जाति के बारे में जो बसा हुआ है, वह बहुत बुरा है। बच्चों, मनुष्य के दिलों से और दिमाग से यह जाति व्यवस्था जाती नहीं, वो मिटती नहीं कभी। और वो कब मिटेगी? कब मिटेगी? कब हमारा यह समाज कितना आधुनिक बन जाएगा? कब होगा यह परिवर्तन?
ये परिवर्तन कौन करेगा? कई साल तक दलितों ने जो कुछ अपमान भोगा है, तिरस्कार भोगा है, वह और भी कितनी पीढ़ियां सहन करती रहेगी? यह भी सवाल उठता है। ऑफिस में काम करने वाला एक दलित, एक भंगी आदमी, अरे वो इंसान है ना, उसे मन है, उसे भावना है, उसे सम्मान है, वह भी कुछ चाहता होगा ना, उसका अस्तित्व चाहता होगा ना। वो भी इस घटना यानी सूरजपाल चौहान और रमा शर्मा के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ जाति को लेकर, इस घटना को बीते हुए 4-5 महीने से भी अधिक हुआ होगा। एक दिन मार्केटिंग मैनेजर डीडी ध्वन साहब ने लेखक सूरजपाल चौहान को अपनी कैबिन में बुलाया और डीडी ध्वन साहब ने लेखक से कहा कि सूरज, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ डिनर पर एम्पीरियल होटल पर चलना है। अपने बॉस की यह बातें सुनकर कि एम्पीरियल होटल में खाने के लिए जाना है, डिनर पर जाना है, यह बात सुनकर लेखक हैरान था, क्योंकि यह सोचकर हैरान था कि आज तक तो कभी धवन साहब ने उन्हें खाने पर नहीं बुलाया, डिनर पर नहीं बुलाया। फिर लेखक ने सोचा, लेखक ने देखा कि आज डीडी ध्वन साहब की पीए श्रीमती रमा शर्मा उस दिन अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पर चली गई थी। शाम को छुट्टी हुई। शाम को छुट्टी होने के बाद लेखक सूरजपाल चौहान मार्केटिंग मैनेजर धवन साहब के साथ इंपीरियल होटल की ओर उनकी कार में बैठकर चले। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि डीडी ध्वन साहब अपनी कार स्वयं चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे। उनके पास लेखक बैठा हुआ था, डीडी ध्वन साहब गाड़ी चला रहे थे। परंतु लेखक की एक बात ध्यान में आई कि गाड़ी एम्पीरियल होटल की ओर नहीं, उस शहर के एक प्रसिद्ध गेस्ट हाउस की ओर गाड़ी मोड़ रही थी। डीडी धवन से लेखक ने तुरंत पूछा कि सर, यहां क्या करना है? धवन साहब ने लेखक को समझाते हुए कहा कि सूरज, इस गेस्ट हाउस में मुंबई से रबर का व्यापारी भरत आया है और उसके साथ ही हमें एम्पीरियल होटल में डिनर करना है, भोजन करना है। लेखक और डीडी ध्वन साहब जब उस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं और उस समय लेखक ने मुंबई से आए हुए रबर के व्यापारी के साथ श्रीमती रमा शर्मा को उस गेस्ट हाउस में देखा। और जिस समय लेखक ने उस रबर के व्यापारी भरत के साथ रमा शर्मा को गेस्ट हाउस में देखा, उस समय लेखक का मन अत्यंत दुखी हुआ। यानी रमा शर्मा के प्रति लेखक के मन में जो आदर का भाव था, वह क्षण भर में ही वह आदर का भाव मिट गया और उस दिन लेखक बिना डिनर किए हुए अपने घर चले आए। और ऑफिस में जब भी रमा शर्मा से लेखक का आमना सामना होता था
लेखक और रमा शर्मा एक दूसरे के सामने आते थे तो लेखक को देखकर रमा शर्मा हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी हंसी में, उसकी मुस्कुराहट में पहली जैसी सहजता नजर नहीं आती थी। बच्चों, लेखक के जीवन में एक तीसरी घटना है। सन 1998 में लेखक उप प्रबंधक के पद पर पदोन्नति पाकर नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में आ गया था। यानी लेखक उप प्रबंधक बन गए थे, साहब बन गए थे, उन्हें पदोन्नति मिल गई थी और इस दिल्ली के मुख्य कार्यालय में उप प्रबंधक के रूप में लेखक आए और उनके कैबिन का चपरासी गंगा शरण शर्मा था। परंतु ये गंगा शरण शर्मा लेखक के सामने तो कुछ नहीं कहता था, परंतु लेखक की पीठ पीछे वह लेखक की जाति को लेकर बातें बनाता फिरता था। एक दिन क्या हुआ, उसी ऑफिस का दूसरा चपरासी जिसका नाम था रतन सिंह, वह रतन सिंह ने उसे तेज स्वर में कहा, गंगा शरण से कहा, यदि तुझ में हिम्मत है ना तो अंदर कैबिन में जाकर अपने साहब के सामने क्यों नहीं बात करता? यहां तू रोज रोज मुझे क्यों सुनाता है, मुझे क्यों परेशान करता है? गंगा शरण और रतन सिंह में चली हुई बात, वह आवाज सुनकर लेखक अपने कैबिन से बाहर आए और उन्होंने रतन सिंह से पूछा, लेखक ने रतन सिंह से पूछा कि क्या बात है? तब रतन सिंह ने लेखक की ओर देखकर गंगा शरण से कहा, बोल, अब चुप क्यों हो गया? साहब को देखकर क्या तेरी पैंट फट गई है? लेखक ने रतन सिंह को अपनी कैबिन में बुलाया और उससे पूछा कि रतन सिंह बात क्या है? तो रतन सिंह ने एक ही सांस में कहा कि सर, यह आपका चपरासी गंगा शरण आपकी जाति को लेकर पूरे ऑफिस में तरह तरह की बातें करता घूमता है। वह कहता है कि कैसा जमाना आ गया, भंगी भी ऑफिसर बनने लगे, अब इनकी मेज और कुर्सी साफ करो और इन्हें पानी भी पिलाओ। बच्चों, एक गंगा शरण शर्मा, वह ब्राह्मण होगा या हिंदू होगा, नहीं तो किसी भी जाति का होगा, वह एक चपरासी है, परंतु एक चपरासी अपने साहब की निंदा करता है, उसकी जाति को लेकर तरह तरह की बातें करता है। यह हिम्मत कहां से आती है? वो हिम्मत कहां से आती है? एक चपरासी जब अपने साहब की जाति को लेकर उल्टी सीधी बातें करता होगा तो उस समय सूरजपाल चौहान का मन क्या करता होगा, उसके मन को क्या लगा होगा, ये वेदना कैसी होगी? ये जाति को लेकर जो दंश है, वह दंश की वेदना, वह दर्द, वह पीड़ा बहुत भयानक होती है। और अंत में लेखक सूरजपाल चौहान कहता है कि मैं बार बार कह चुका हूं कि ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी घटनाएं हैं। लेखक ने तो इस आत्मकथांश में केवल अपने जीवन की 3 घटना बता दी, परंतु लेखक सूरजपाल चौहान कहते हैं ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं। परंतु इस बात का खेद है, लेखक कहता है कि कुत्ते, बिल्लियों और जंगली जानवरों की पूजा करने वाले हिंदू दलितों के विषय में संकीर्ण मानसिकता क्यों पालते हैं? हिंदुओं के मन में दलितों के प्रति जो संकुचित मानसिकता है, ये क्यों है? हिंदू लोग बिल्लियों की पूजा करते हैं, कुत्तों की पूजा करते हैं, जंगली जानवरों की पूजा करते हैं, फिर दलित एक इंसान है, एक मनुष्य है, फिर मनुष्य को मनुष्य की तरह क्यों बर्ताव नहीं किया जाता उसके साथ? लेखक की ये जो मन की वेदना है,
वह वेदना उसने अपने इस आत्मकथांश में व्यक्त की है। परंतु इस आत्मकथा के निमित्त लेखक सूरजपाल चौहान ने तमाम समाज के साथ, तमाम समाज के सामने और हमारे भी सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि यह अंतर क्यों है, हिंदू, दलित या उसमें जो मनुष्य के बीच में जो जाति की दीवारें हैं वह कब मिटेगी।